जब हम कोई नियम बनाते हैं यहाँ संघ में, बहुत पुराने संघ में, बुद्ध से भी पहले जब संघ बैठता था और नियम बनाते थे, फिर जो बुद्ध ने नियम बनाए वो धम्मिक नियम थे, अतज्जन यानी आध्यात्मिक नियम थे। उसके बाद में जो नियम बने वो उल्टे नियम बने हमारे हिसाब से, क्योंकि जिसको मनु की किताब बोलते हैं, मनु का नियम बोलते हैं, वो हमारे हिसाब से उल्टे थे और उनके हिसाब से वो ठीक थे। और उसके बाद जो नियम बने, संविधान के नियम जो बाबा साहब ने बनाए, उसमें प्राकृतिक नियम थे जो हमेशा सही होते हैं, और कुछ सामाजिक नियम थे जो समाज के हिसाब से, बहुमत के हिसाब से, जिन लोगों ने ज्यादा बहुमत दिया उनके हिसाब से सही हो गए, और जिन लोगों ने बहुमत में हार गए उनके हिसाब से वो नियम खराब हो गए। इसका मतलब जो सामाजिक नियम है वो समाज के हिसाब से चलते हैं, जो अतज्जन वाले हैं, आध्यात्मिक नियम है, जो प्राकृतिक नियम है, वो अलग हैं, वो नहीं बदल सकते कभी भी। पर जिनको समाज बनाता है, जिनको सोसाइटी बनाती है, जिनको संघ बनाता है लोगों के वेलफेयर के लिए, उसमें अगर बहुमत आ जाए और अल्पमत आ जाए तो अल्पमत वाले लोग उन नियमों को नहीं मानते, यानी उनको नहीं चाहिए, वो उसका विरोध करते हैं। पास हो जाए तो मजबूरी में मानने पड़ते हैं, पर चूंकि उन्होंने विरोध किया है इसलिए वो उसके विरोध में रहते हैं और बहुमत के आगे झुक जाते हैं, तो कई बार वो मन से नहीं मानते। संविधान के साथ भी वही कहानी है कि जब संविधान बन रहा था तो सामाजिक जो नियम है, उन नियमों में जो नियम बहुमत से पास हो गए वो मानने पड़े, हालांकि उन लोगों ने माने नहीं, और जो नियम बहुमत से पास नहीं हुए वो उन्होंने अपने पास रख लिए। जब उनके पास बहुमत आया तो उसके बाद उन्होंने उनको लागू कर दिया। इसका मतलब बाबा साहब जब नियमों के बारे में जानकारी दे रहे थे, बहस में हिस्सा ले रहे थे और बहस में चल रहे थे, तो जिन लोगों के नियम उस समय नहीं बहुमत में आए, उन्होंने नियम पास होने के बाद भी वो नियम माने नहीं, एक्सेप्ट नहीं किए, और जब वो बहुमत में आए तो उन्होंने वो नियम जो अपने नियम थे वो एक्सेप्ट किए और उनको वो नियमों में लागू किया, संविधान के जरिए किया। तो ये बात तय हो जाती है कि जिसका बहुमत होता है उसकी बात ठीक होती है, और जिसका बहुमत नहीं होता है उसकी बात ठीक नहीं होती है। यानी बहुमत की बात ठीक होती है, बात ना गलत होती है ना सही होती है सामाजिक दायरे में, पर जिसका बहुमत होता है उसकी सही हो जाती है। आपने कहा कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको आरक्षण देना है, और बहुमत आपके हिस्से में नहीं है तो आरक्षण नहीं मिलेगा। और आपने कहा कि जो लोग गरीब हैं, बेशक उनके पास सब कुछ है, उनको आरक्षण देना है, और संविधान में जो लिखा है उसके हिसाब से वो गलत है, पर बहुमत कहता है वो बात सही हो जाती है। तो बहुमत ताकतवर है। संविधान से भी ज्यादा जो ताकतवर चीज है वो बहुमत होता है। नियम जो होते हैं वो बहुमत से बनते हैं। बहुमत से नियमों को बदला जा सकता है, टेढ़ा मेढ़ा किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है उन नियमों को जो सामाजिक हैं। और ज्यादा अगर लोग एक तरफ हो जाएं तो वो प्राकृतिक नियमों को भी बदल सकते हैं, जैसे मनु की किताब में सारे प्राकृतिक नियम खत्म कर दिए गए, उन्होंने चलाए और वो चले, चाहे वो किसी भी तरीके से चलाए। तो यहां जो इंपॉर्टेंट है वो नियम नहीं है, यहां इंपॉर्टेंट ये है कि आपका संख्या बल कितना है, आपके पास बहुमत कितना है। संविधान में जो लिखा हुआ है उसको बहुमत वाले लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ये बहुमत वाले लोगों के दिल, दिमाग, नियत और उस समय जो परिस्थिति है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो अल्पमत में लोग हैं उनके लिए वो खराब भी हो सकते हैं, उनके लिए वो अच्छे भी हो सकते हैं। पर अगर अल्पमत वाले लोगों को अपने हिसाब से नियम बनाने हैं और पास कराने हैं और चलाने हैं, तो उन्हें एक काम करना पड़ेगा, अल्पमत से बहुमत में आना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। ये संवैधानिक तरीका है, ये संविधान का तरीका है, और इसको लेने के लिए जो कुछ भी करना पड़ सके वो करना चाहिए, अगर अपने अधिकार चाहिए तो।
और अधिकार नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। हम जो यहाँ कवायद कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो बड़े जो दल है, यानी बड़ा बहुजन है, बहुजनों का जो बड़ा दल है, उसको बनाने की कर रहे हैं। यानी कि हम 51% लोग इकट्ठे हो जाए, फिर हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जो लोग वो कहेंगे वो मानेंगे। वही संविधान होंगे, वही कानून होंगे, वही नियम होंगे, वही जज होंगे, वही इंडस्ट्री की चलाने वाले लोग होंगे, वही फैक्ट्री चलाने वाले लोग होंगे, वही ट्रांसपोर्ट चलाने वाले लोग होंगे, सारे लोग वही होंगे। पर अभी जो बहुमत चल रहा है, यानी हमारे जो लोग हैं, उनमें जो बहुमत चल रहा है वो संगठनों का बहुमत है। संगठन 29 लाख की संख्या में है और संघ अकेला है, और संघ एक ही रहता है, क्योंकि संघ के टुकड़े नहीं हो सकते, संगठनों के टुकड़े हो सकते हैं। हमारी अभी जो स्ट्रेंथ है, जो जनबल है और जो लोगों की संख्या है, वो सारे संगठनों की जनसंख्या बल से कम है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि कुछ संगठन इतने बड़े बड़े हैं कि अभी हम उनसे बहुत कम संख्या में हैं। बेशक विचार हमारा उनसे बड़ा है, बेशक जो कार्य प्रणाली है वो उनसे 1000 गुना अच्छी है, बेशक जो हमारा नियम है वो यूनिवर्सल है, बेशक जो संघ का नियम है वो दुनिया में सब लोगों ने अपनाया है और कामयाबी पाई है, बेशक संघ का नियम सबसे पुराना है, पर संख्या बल में संगठन ज्यादा है। और जब तक संगठन के लोग ज्यादा रहेंगे, संगठन ज्यादा रहेंगे, वो संघ को तवज्जो नहीं देंगे, ना ही संघ की रेस्पेक्ट करेंगे, और ना ही संघ की बात सुनेंगे, और ना ही संघ को जानेंगे। इसलिए उन तक ये बात पहुंचाने के लिए कि तुम लोग या आप लोग या सारे संगठन लोग कामयाब नहीं हो सकते, ये प्रकृति का नियम है, और संघ फेल नहीं हो सकता, ये प्रकृति का नियम है। उन तक पहुंचना होगा, उनको 10 नियम बताने पड़ेंगे, और वहां हर एक व्यक्ति को तर्क और वितर्क करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को समझाने के कई तरीके हो सकते हैं। आप उसके सर पे चांदी का जूता मार दो। सर पे चांदी का जूते का मतलब है कि आप उसे रुपया पैसा दे दो, जमीन जायदाद दे दो, कुछ लालच दे दो, कुछ तनख्वाह दे दो, वो आंख बंद करके आपकी बात अगर लालची हो तो मान लेगा। दूसरा तरीका यह है कि आपका कोई रिश्तेदार वगैरह है, फिर वो नहीं देखता कि बात खराब है या गलत है, वो कहता हम तो रिश्तेदार के साथ जाएंगे। या कहीं हो सकता है कि वो जात बरादरी या कोई वर्ग भेद लेके आ जाए या भाषा लेके आ जाए, उसमें वो आ सकता है आपकी बात ना माने। पर इन सब बातों से बड़ी है तर्क वितर्क। आदमी के अंदर एक जिज्ञासा होती है, एक तर्क वितर्क होती है, और वो चाहता है कि जो उसकी बात है वो बात सही बात हो और सामने वाले की बात को वो काटे, और दूसरा वाला भी चाहता है। तो इसको तर्क और वितर्क बोलते हैं। कई बार ये कुतर्क भी हो जाता है, और आदमी अगर सतर्क ना रहे तो वहां मार पिटाई भी हो जाती है, तो वितर्क भी हो सकता है। तो ये जो तर्क और वितर्क है, जिसको तर्क बोलते हैं, ये करना बहुत जरूरी है। और ये तभी हो सकता है कि या तो माचिस की तिली लकड़ियों के ढेर के पास जाए तो आग जले, या लकड़ियों का ढेर उठ के माचिस की तिली के पास आ जाए। तो आसान तो यह है कि माचिस की तिली जाए, क्योंकि छोटी है, हल्की है। तो आसान यह है कि आप जो तैयार लोग हैं उनको संघ में 2 4 5 लोगों के साथ में जाके वहां मिलकर बातचीत करनी चाहिए। पुराने संगठन के लोग हैं, पुराने आदमी हैं, कोई काम करने वाले हैं, किसी संस्था के हैं, पर समण हैं। पानीपत में जो 25 जुलाई को नियम पास हुआ था पहला, उसमें ये बात रखी गई थी कि सारे जो लोग हैं उनको जाने की छूट है, वो किसी भी सम्मेलन में, किसी भी संगति में कहीं भी जाए और अपनी बात रखें, शांति से रखें और आते जाते रहें, मिलते जुलते रहें। मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो बात किससे करेंगे? तो अगर मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे और अपना संघ का विचार उनको नहीं बताएंगे, तो संख्या नहीं बढ़ेगी, और संख्या नहीं बढ़ेगी तो संख्या बल नहीं बढ़ेगा, और संख्या बल नहीं बढ़ेगा तो संविधान को बहुमत नहीं मिलेगा, और संविधान को बहुमत नहीं मिलेगा तो संविधान आपके हक में फैसला नहीं करेगा। तो फिर तो मारे जाएंगे, फिर तो कुछ फायदा है नहीं। इसलिए ये एक्सरसाइज हमको बहुत तेजी से करनी चाहिए। संगठनों से बातचीत करनी चाहिए, उनके लोगों से बातचीत करनी चाहिए, अड़ोसी पड़ोसी से बात करनी चाहिए, पर सबसे पहले अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए, सबसे पहले अपने पति से बात करनी चाहिए, फिर अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। क्योंकि जन बल की इकाई सबसे पहले हमारे पास जो है, हम उसको कभी देखते नहीं।
पत्नी को सोचते हैं तो ऐसे ही है, मेरे साथ चली चलेगी। पति सोचते हैं तो मानेगा नहीं, दारू पीता रहता है तो मेरी सुनेगा नहीं। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बच्चे अपने पढ़ाई वढ़ाई में रहते हैं, उनको कैरियर बनाना है, पर उनको समाज बताना चाहिए पढ़ाई लिखाई अलग चीज है और जागृति जागना अलग चीज है। आप उनको बताते रहिए कि हम ये पोजीशन हमारी है, ये स्टेटस हमारा, क्योंकि आगे फेस तो उन्हीं को करना है। हम भी कभी बच्चे थे, हमारे माँ बाप ने अगर हमको अच्छी तरह समझाया होता, बताया होता, तो हम आगे पहुंच गए होते। जिनको समझाया वो आगे समझा रहे हैं, जिनको नहीं समझाया वो अपने इधर उधर घूम रहे हैं। तो वो गलती नहीं कीजिए। तो बच्चों को समझाइए और बच्चों को सम्मेलनों में, संगतियों में लेके जाइए जहां पॉसिबल हो सके, जहां अच्छी है, जहां बच्चों का इंटरेस्ट करे। क्योंकि जो संगठन है उनका बहुमत ज्यादा है और वो अपनी स्किन और अपनी खाल और अपना अस्तित्व और अपना चंदा और अपना पैसा बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठा होना अच्छी बात है, इकट्ठा होना चाहिए, सबको इकट्ठा होना चाहिए। संगठन भी यही कहते हैं और संघ का तो यही काम है। पर वो इकट्ठे जो हो रहे हैं, इकट्ठे होने के लिए नहीं हो रहे हैं। वो इकट्ठे हो रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम इकट्ठे हो रहे हैं। वो कोई विलय नहीं कर रहे, वो कोई यूनिफिकेशन नहीं कर रहे, वो कोई मर्जर नहीं कर रहे, वो एक कंप्रोमाइज कर रहे हैं, एक समझौता कर रहे हैं कि हम 4-5 संगठन एक साथ हैं। बल्कि अब उनकी स्पीड भी कम हो गई। कई लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि संगठनों को मिलाएं, देखे संगठन को मिला के क्या होता है क्या नहीं होता है। उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। और ये फेल होना ही था, क्योंकि संगठन किसी भी हालत में समन्वय में या कोऑर्डिनेशन में या सिनर्जी के रूप में या आपस में गठबंधन में काम नहीं कर सकते। उनमें लीडरशिप का झगड़ा नंबर 1 पे होता है और नंबर 2 पे होता है पैसे का बंटवारा। ये 2 बातें, और उसके बाद में फिर उनकी पोजीशन और उनकी नेतागिरी जो और लोग हैं उनकी चलती है। तो जो नेता का झगड़ा है और उसके बाद जो पैसे का झगड़ा है, वो उनको कभी भी एक नहीं होने देगा, कभी भी एक नहीं होने देगा। क्योंकि उनका जो सिस्टम उन्होंने पैदा किया है वो प्राइवेटली लिमिटेड है, वो खुद उसके नेता हैं, खुद उसके मालिक हैं। और वो इधर संघ में भी नहीं आएंगे, क्योंकि जो नेता है संघ में उनको मिलेगा क्या, पर उनके नीचे जो कार्यकर्ता हैं, उनके नीचे जो लोग हैं वो आएंगे और वही आ रहे हैं और वही संघ को चला रहे हैं। तो संघ को उन तक पहुंचने में देर नहीं करनी चाहिए। जितने संघी हैं वो ढूंढना चाहिए। हम आपस में जितने इकट्ठे हो चुके हैं और जो लगातार संगति में हो चुके हैं, अब इसकी स्पीड बढ़ाने का समय आ गया है। अब हमको बाहर निकलना चाहिए, घरों से बाहर, और संगठनों में और सम्मेलनों में कौन कौन लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं, कौन कौन लीडर हैं, उनको अपना समणगंत सबसे पहले पहुंचाना चाहिए। जो मोबाइल पे ले सके उसे पीडीएफ, और जो हार्ड कॉपी ले सके, पढ़ना चाहे उसे पढ़ने के लिए देना चाहिए। और इस काम में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना ही जनबल में देर होगी। आगे पता नहीं मौका मिले या ना मिले। ये जो संगतियां लगती हैं, एक जगह पर जो एक संगति लगती है तो बहुत सारे संगठन के लोग देखने आते हैं और समझने आते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, और कुछ नियम उसमें से वो ले लेते हैं, कुछ नियम उठा लेते हैं। पर चंदे का नियम नहीं उठाते, क्योंकि चंदा उनको चाहिए। एकीकरण का नियम नहीं उठाते, संघवाद का नियम नहीं उठाते। क्या उठाते हैं? अपनी रोटी लाना है, क्योंकि अब पैसे तो मिलेंगे नहीं, या पैसे मिलेंगे तो जेब में जाएंगे, तो अपनी रोटी मंगा लें। तो क्या नियम बनाएंगे? 1+10 का फार्मूला उठा लें उसमें से। तो क्या बनाएंगे कि मंच नहीं लगाएंगे। मतलब वो एक साथ सारे नियम को नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर सारे नियम एक साथ उठाएंगे तो उनका संगठन खत्म हो जाएगा, फिर वो संघ बन जाएगा। इसलिए वो कोई कोई नियम उठाते हैं और कोई कोई नियम करते हैं, लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो हम ठीक ठीक चल रहे हैं, ठीक ठीक चल रहे हैं, ठीक ठीक हो रहा है। पर उससे बात नहीं बन रही, उससे काम नहीं बन रहा। तो हमको अपनी स्पीड इस समय जेट की स्पीड कर देनी चाहिए, सुपर फास्ट कर देनी चाहिए। ये जो नवंबर का महीना है, दिसंबर का महीना है और फिर जनवरी का महीना है, ये तीनों महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौसम ठंडा होता है, बढ़िया होता है, और लोगों की मूवमेंट इसमें ज्यादा होती है। तो लोगों की मूवमेंट हो भी रही है। यहाँ जो समर संघ के जो संगतियां लग रही हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। संकिसा की संगति अभी खत्म होगी 12-13 नवंबर। उसके बाद में जो हमारी संगति है वो 20 तारीख की है। 20 तारीख की संगति में जो बिजनौर के अंदर RK फार्म में है, यहाँ बिजनौर वाले अपना फोन नंबर डाल देंगे, तो जो लोग नए हैं वो संपर्क कर लें। वहां 400 से ज्यादा लोगों का अब तक कंफर्मेशन आ चुका है कि वो आ रहे हैं। 600-700 लोग शायद पहुंच जाएंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, पर 400 से कम तो आएंगे नहीं, क्योंकि 400 तो जो कंफर्मेशन है वो अभी का है। अभी 4 दिन बाकी हैं, तो लोग और भी बढ़ेंगे।
और वो संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस संगति में पहली बार बिजनौर में हो रही है, तो बहुत सारे लोग देखने भी आएंगे कैसी है, कैसी नहीं है, क्या नहीं है। तो वहां सबको पहुंचना चाहिए, अपनी अपना खाना लेके आना है और खाना मिलजुल के वहां खाना है। इस संगति के बाद में, क्योंकि ये जो संगति है, ये संगति हमारी 20 नवंबर की है, उसके बाद में 5 दिसंबर की चैत्य भूमि पर है। चैत्य भूमि की जो संगति होती है वो बहुत बड़ी संगति होती है, बहुत लंबी लाइन लगती है। वहां बाबा साहब की अस्थियां रखी हुई हैं। अस्थियां तो यहाँ अम्बेडकर भवन में दिल्ली में भी रखी हुई हैं, पर ये लोग बाहर नहीं निकालते। अम्बेडकर नगर वालों ताला लगा के रखते हैं। एक हंडिया में बाबा साहब की जो अस्थियां वो बंद करके रखी हुई हैं। एक बार वो मैंने जूतों में भी रखी हुई देखी है, अलमारी के नीचे जहां जूते रखते थे वहां भी रखी देखी है। एक आध बार वो सर पे रख के उठा के पार्लियामेंट तक लेके जाते हैं, पर वो अम्बेडकर भवन वाले लोगों से आज तक उसका स्तूप या चैत्य नहीं बना। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि वहां भी कब्जा है। वहां भी एक संस्था है जो बाबा साहब ने बनाई थी और उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, और वहां चंदे का धंधा बनकर वहां तो बहुत मोटा धंधा है जो चलता है, क्योंकि वहां शादियां होती हैं और शादियों में 2000 रुपये प्लेट आता है। अगर 1000 प्लेट भी लगी तो सीधे सीधे 20 लाख रुपए आते हैं। बहुत लोग वहां पे मौज मस्ती कर रहे हैं, पर कोई कहने सुनने वाला है नहीं, क्योंकि हमारा संघ नहीं है। संघ हो तो सुने भी। संगठन वहां जाते हैं, उनको कुछ पैसा वैसा माफ हो जाता है, उनकी बोलती बंद रहती है, कुछ को चंदा मिल जाता है अम्बेडकर भवन से भी। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने लाखों का चंदा वहां देखा है। जो और सरकारी कर्मचारी संस्था है उनको लाखों का चंदा वहां से मिलता है, और भी लोगों को वहां से पैसा मिलता है, मंथली भी मिलती है, यानी महीने का बंधा पैसा मिलता है। इसलिए उसका उद्धार होना या उस पर वहां चैत्य भूमि बनना या बाबा साहब का स्तूप बनना, उनको कोई लेना देना नहीं है कि बाबा साहब की अस्थियां कहाँ पड़ी हैं कहाँ नहीं पड़ी हैं। इसलिए जब तक संघ नहीं होगा, जब तक सारे लोग नहीं होंगे, तब तक बाबा साहब की अस्थियां भी ऐसे ही पड़ी रहेंगी। जिनका अम्बेडकर भवन, जिन्होंने अम्बेडकर भवन बनाया, जिन्होंने उद्घाटन किया, जिन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाए, उनका वहां चैत्य स्तूप है नहीं, ना वहां चैत्य भवन है, ना चैत्य है, ना स्तूप है, कुछ नहीं है वहां उनका। और वो अस्थियां ऐसी पड़ी रहती हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दिल्ली के अंदर बाबा साहब की अस्थियां जूतों में रहती हैं, जूतों में। और ये मैं आंखों देखी बता रहा हूं आपको, मैंने एक वीडियो भी इसका बनाया था। तो मुंबई की मीटिंग में सबको जाना चाहिए, और सबको जाके वहां बाबा साहब की जो अस्थियां हैं और वो जितने लोग आते हैं वहां मिलना चाहिए। 5 तारीख को हमारी वहां संगति लगेगी, पर अभी तक ज्यादा लोगों ने बताया नहीं है। 4-5 लोगों ने कंफर्म किया है जो मुंबई जा रहे हैं। जो लोग मुंबई जा रहे हैं वो कंफर्म कर दें, क्योंकि कटके सर ने कहा है कि अगर लोग कंफर्म कर देंगे तो वो बता देंगे कि कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है, रेजिडेंस का क्या हिसाब किताब रखा है क्या नहीं रखा है, तो उसमें आसानी रहेगी आपको रुकने में जाने में। 11 दिसंबर की कानपुर में, कानपुर के लोग बहुत सक्रिय हो गए हैं। 300 लोगों की वहां बामेरी या बुद्ध विहार में लगेगी संगति। अपनी रोटी अपना खाना लेके आना है। वहां कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं है। मुंबई के अंदर भी कोई पैसा कोई खर्चा नहीं है, बस अपने खर्चे से रुकना है। और जो आर के फार्म बिजनौर की संगति है उसमें भी कोई पैसा नहीं है, वो भी सब अपने अपने खर्चे से, अपने अपने खाने से संगति में जाना है। तो 11 दिसंबर की कानपुर में है, जो लोग जा सकते हैं। और ये सब संडे पड़ रहे हैं, 5 दिसंबर को छोड़ के बाकी सब संडे पड़ रहे हैं। तो यहाँ 11 दिसंबर की संगति में जाना चाहिए। जो लोग जा सकते हैं अपना रिजर्वेशन करा लें, बुकिंग करा लें। लखनऊ आसपास, उन्नाव और जितने भी डिस्ट्रिक्ट आसपास एटा इटावा पड़ते हैं, वहां सब लोग वहां पहुंचे और संगति में वहां जाके उसको देखें कि कैसे कैसे कानपुर के लोग मेहनत करते हैं, और बाकी लोग भी उसी हिसाब से अपने अपने जिलों में संगति तय करें। उसके बाद फिर हमारी 18 दिसंबर को प्रिपरेटरी मीटिंग है, यानी कि 18 दिसंबर को हम तैयारी करने के लिए एक मीटिंग रखेंगे। तैयारी होगी 25 दिसंबर की बड़ी मीटिंग, जिसमें 300 लोग आएंगे। वहां कुछ संगठनों के लोगों को, कुछ बुद्धिजीवियों को भी बुलाएंगे। वो भी अपने खर्चे पे होगी, उसका खर्चा आपको पता चल जाएगा। और वहां तर्क वितर्क भी होगा, सवाल जवाब भी होंगे संघ के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि संघ और संगठन में अंतर कितना है और क्या अंतर है। अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी को नहीं पता। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि समर संघ भी कोई एक नया संगठन है, ये भी नेतागिरी में जाएगा, ये भी कुछ ऐसा करेगा, जबकि समर संघ कभी भी जिंदगी में संघ नेतागिरी में नहीं जाते। वो राजनीति से हमेशा दूर रहते हैं, और ये नियम परमानेंट बन चुका है। कभी भी जो समर संघ है वो राजनीति में नहीं जाएगा। इसके बाद 1 जनवरी को राजस्थान में होगी। राजस्थान में जयपुर में होगी। जयपुर की बहुत जल्दी आपको जो जगह है वो फाइनल करने में लगे पड़े हैं। जैसी जगह आ जाएगी आपको बता देंगे। अपने अपने खर्चे पे वहां रुकना होगा। जगह का पैसा लगेगा नहीं लगेगा ये बाद में पता चलेगा। इसके बाद 8 जनवरी को बुलंदशहर में है। बुलंदशहर में सुनहरा बुद्ध विहार है, वहां अपना खाना लेके आएंगे। वहां की संगति दूसरी है, पिछली बार 7 नवंबर को लगी थी, इस बार 8 जनवरी को लगेगी। मीटिंग वहां की बहुत अच्छी रहती है, सम्मेलन, क्योंकि वहां के लोग जो हैं वो आसपास के आ जाते हैं। बड़ा बुद्ध विहार है। उस संगति में जो बुलंदशहर में आ सकते हैं वो 8 जनवरी को आए।
और ये सारी जो संगति हम लगाते हैं, ये संगति इसलिए लगाते हैं कि हम अपना जनबल टेस्ट करते हैं कि अभी हमारे जन में यानी कि लोगों में कितना बल आ गया संघ होने का, संगठित होने का, संगठित साथ साथ रहने का। वो कितने लोग हुए कितने नहीं हुए, इसको हम टेस्ट चेक करते हैं। और जब चेक करते हैं तो एक साथ बैठते हैं और देखते हैं। तो दिल्ली की संगति तालकटोरा स्टेडियम में है, जो 12 फरवरी की है। इसके लिए जो नियम बनाए गए हैं वो ये है कि एक तो ये पारिवारिक संगति है और 310 रुपए हर एक व्यक्ति को देना पड़ेगा जो 10 साल से ऊपर है। 10 साल से नीचे वालों के लिए माफी है, कोई उससे पैसा नहीं लिया जाएगा चाहे कितने बच्चे हों। और उस संगति में पारिवारिक संगति है, परिवार के साथ आना है, परिवार के साथ बैठना है। वहां बहुत सारे परिवार आएंगे, तो परिवारों के परिवार भी आएंगे, यानी कि सारे रिश्तेदार भी आएंगे। तो सबसे पहले आपने अपने रिश्तेदार को कहना है कि चलिए वहां पर। उसका फायदा यह होगा कि यहाँ आपकी जो रिश्तेदारी है वो मजबूत होगी, आपका परिवार मजबूत होगा। जब ठंडे मौसम में, अच्छे मौसम में कहीं दूर पिकनिक के रूप में, संगति के रूप में जब पूरे परिवार के लोग एक साथ मिलते हैं, उनका मिलना ही संगति हो जाता है, उनका जुड़ना ही जोड़ना हो जाता है। क्योंकि हमारा काम तो जुड़ना और जोड़ना है और परिवारों को जोड़ना है। तो परिवार के साथ अगर आप आएंगे तो आपके छोटे मोटे जो मनमुटाव हैं वो बाकी लोगों को देखकर खत्म हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारे परिवार टूटे हैं, मिलके वैसे ही जुड़ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी बुकिंग कराएं, फिर अपनी पत्नी की बुकिंग कराएं, अपने बच्चों की बुकिंग कराएं, उसके बाद में अपने भाई की और अपने बहन की बुकिंग कराएं, फिर अपने साले और साली की बुकिंग कराएं, फिर उनके हस्बैंड जो भी हैं उनकी बुकिंग कराएं, अपने माता पिता की बुकिंग कराएं। और जब आपके रिश्तेदारों की बुकिंग हो जाए, पूरा परिवार आपका वहां आ जाए, फिर आप अपने दोस्तों को पूछें कौन दोस्त है कौन नहीं, क्योंकि दोस्त आएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर आप पड़ोसी को ढूंढें और उसके बाद फिर अनजान आदमी को पकड़ें। ऐसा ना करें कि पहले अनजान आदमी के पास जाएं और अपने घर वालों को छोड़ दें। पारिवारिक संगति है, हमारा जो टूटा है, हम जो टूटे हैं वो परिवार से टूटे हैं, तो परिवार को पहले जोड़ना पड़ेगा। परिवार जुड़ जाएगा तो सभी परिवार आपस में पहले से ही जुड़े हुए हैं। कोई किसी का फूफा है, कोई किसी का मामा है, कोई किसी का चाचा है। अगर आपने परिवार जोड़ दिया तो पूरा समाज और पूरा संघ जुड़ जाएगा। और आपने अगर पड़ोसी को या अनजान को ढूंढा तो आप जिंदगी में भी जोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो जुड़ेगा ही नहीं। जिसका परिवार खुद नहीं जुड़ सकता वो दूसरे को क्या जुड़ेगा। पर जिसका परिवार जुड़ जाता है उसके आसपास के सारे लोग बड़े आश्चर्य में आते हैं कि तुम्हारी मौसी भी गई, तुम्हारे मौसा भी गए, उसके फोटो चलते हैं, उसकी वीडियो चलते हैं, उसका प्रचार चलता है। तो संगति सफल होती है। तो मिलना मिलाना, जुड़ना जोड़ना, जिद जोड़ने की, ये जो हमारे वाक्य हैं, जुड़ेंगे जीतेंगे, जो जो जुड़े हैं वो जीते हैं, जहां जहां जुड़े हैं वहां जीते हैं, जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे जीते हैं, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जो जो जुड़े हैं वो जीते हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो हारे हैं। तो हमारे परिवार जुड़ जाएंगे तो हमारा संघ दोबारा से ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक लोग परिवार के लिए मेहनत करें। तो कैसे परिवार के लिए मेहनत करना है, या पोर्टल पर लिखते रहे, बताते रहे हैं कि भाई मेरे परिवार के 8 लोग आ रहे हैं, मेरे परिवार के 7 लोग आ रहे हैं, इनको बढ़ाते रहें। एक दो आदमी भी रोज बढ़ाते रहेंगे तो ये 2 महीने के अंदर 40 50 60 लोगों के परिवार का हो जाएगा। हर बंदा अपना पैसा देगा, हर सदस्य अपना पैसा देगा खाने का, और जितने में वो पैसा देगा उतने का ही वहां उससे ज्यादा का वहां खाना होगा। क्योंकि फुल टाइम 24 घंटे वो आप खाना खाइए, नाश्ता कीजिए, कोई दिक्कत नहीं वहां पर, कितना ना भी खाइए। तो उसके हिसाब से यहाँ परिवार अगर जुड़ जाएंगे हमारे, तो हमारी संगति सफल हो जाएगी, सफल इस सेंस में हो जाएगी कि जोड़ने का जो पहला काम है परिवारों को जोड़ने का, वो पूरी तरह से सफल हो जाएगा। उसके बाद में फिर हमारी 25-26 फरवरी को पूना में है संगति। पूना की संगति बुद्ध विहार समन्वय समिति के उस नाम से हो रही है, पर बुद्ध विहार समन्वय समिति अब समर संघ का हिस्सा है। उन्होंने पास कर दिया है, हम अपने हाउस में पास करा लेंगे इसको। तो ये वहां पर जो संगति हो रही है, वहां संगति में जो जाना चाहे समर संघ के सब लोग जाएंगे, और वो लोग यहाँ भी आएंगे। पहले भी वो आते रहे हैं। उन्होंने नागपुर में घोषणा की थी कि हम लोग अब संघ के साथ हैं और संघ का हिस्सा बनकर रहेंगे। इसलिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको हर हालत में जुड़ना है। और जुड़ने का चैलेंज हमें बाहर से नहीं आ रहा है। कोई ये कहे कि हमको कोई बाहर का व्यक्ति नहीं जुड़ने दे रहा है, या कोई वमन नहीं जुड़ने देता है, या कोई राजनीतिक पार्टी नहीं जुड़ने देती है, ये झूठ है। ये इतना बड़ा झूठ है, जितना बड़ा झूठ आजकल बोले जा रहे हैं उनसे भी बड़ा झूठ है। दरअसल आपके परिवार को जुड़ने के लिए कौन रोकता है, आपको संघ से जुड़ने के लिए कौन रोकता है, आपको संगति करने से रोकने के लिए कौन रोकता है? अगर कोई रोकता है तो वो हमारे ही संगठन और हमारे ही नेता हैं, जो ये कहते हैं कि आप मेरे ही संगठन में रहो,
मेरे ही संगठन में पर्ची काटो, मेरे संगठन में चर्चा करो, मेरे संगठन में ही रह के आप राजनीतिक काम करो। और जब उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे इतने संगठन बना रखे हैं तो कौन कौन से संगठन में जाएं, ये तो सारे संगठन बाबा साहब के हैं, तो फिर वो दाएं बाएं देखना शुरू कर देते हैं। फिर वो ऐसी दलीलें दे देते हैं जो ना उगली जाए और ना वो खाई जाए। कई तो बड़ी बड़ी मजेदार सी दलील देते हैं, आप अगर सुनोगे तो हंसी आ जाएगी कि ये बोलता क्या है और कहता क्या है। तो ये सारी चीजें जो यहाँ चल रही हैं, ये समणों के सुख के लिए है, और समणों का सुख हमारा तभी मिलेगा जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं सारे सुख उनके पैरों में आ जाते हैं, और जो लोग इकट्ठे नहीं होते हैं सारे दुख उनके सर पे आ जाते हैं। ये प्राकृतिक नियम है। तय आपको करना है कि आपको इकट्ठा होना है तो सुख पैरों में लेके आने हैं, या अलग अलग रहोगे जैसे अभी तक है तो दुख सर पे लेके बोझ के मारे मरोगे, दुख के मारे मरोगे, या अपने बच्चों को भी दुख देके जाओगे। तय आपको करना है, पर सुख के लिए काम करना पड़ता है। खेत में जब तक हल नहीं चलेगा, बीज नहीं बोया जाएगा, खरपतवार नहीं काटी जाएगी, पानी नहीं लगाया जाएगा, जानवर से रक्षा नहीं करी जाएगी, उसके बाद में जब फसल आएगी तो टाइम पे काटी नहीं जाएगी, सुखाई नहीं जाएगी, उसके बाद में फिर वो निकाली नहीं जाएगी, फिर बोरों में भरी नहीं जाएगी, फिर वो चक्की पे पिस के नहीं आएगी, फिर वो रोटी नहीं बनेगी, तब तक रोटी नहीं मिलती। कोई ये कहे कि बस मैंने तो अपना खेत देख लिया और मेरे घर तो रोटी आ जानी चाहिए, आज तक ऐसा कभी चमत्कार नहीं हुआ कि किसी ने खेत खाली देखा हो और उसके घर में अनाज आ जाए। ऐसा कहीं चमत्कार नहीं होता। ऐसे चमत्कार के चक्कर में मत रहना। इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत बहुत लंबा रास्ता है, ये तो छोटी सी शुरुआत है। पर अभी हमारा काम जो पिछड़ रहा है वो ये है कि हम नए काम में नहीं एंटर कर रहे हैं, पुरानी रोटी खा रहे हैं। यानी जितनी हमने मेहनत 6 महीने पहले कर ली थी वही मेहनत चल रही है। 145 है, जबकि ये 300 होते थे इन दिनों में, 350 होते थे। इसका मतलब हम फोन नहीं कर रहे हैं, ना हम जो लिंक है उसको बाहर भेज रहे हैं, ना हम नए लोगों को लेके आ रहे हैं। अगर यही हालत चलती रही हमारी तो हमें मरने से कोई रोक नहीं सकता। गारंटी है कि जो इकट्ठे नहीं होते, जो निरंतर काम नहीं करते, जो सतत प्रक्रिया में रहते नहीं, जो लगातार मेहनत नहीं करते, वो मर जाते हैं। ठीक वैसे जैसे कछुआ लगातार धीरे धीरे मेहनत करता रहा तो जीत गया, और खरगोश एक दिन भागा और दूसरे दिन सो गया तो हार गया। तो आपने खरगोश की तरह जंप लगाना है और फिर सो जाना है, तो आप मरोगे मरोगे। और आप निरंतर चलते रहोगे, कछुए की तरह भी चलते रहोगे, लगातार बढ़ाते रहोगे, तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। जो लगातार सतत और अच्छा प्रयास करते हैं वो हमेशा जीतते हैं, और जो कभी कभी प्रयास करते हैं वो हमेशा हारते हैं। संघ लगातार मेहनत करने की और लगातार काम करने की जगह है, और संगठन सिर्फ तभी काम करते हैं जब 14 अप्रैल आती है, या बुद्ध पूर्णिमा आती है, या इलेक्शन आता है, या उनका सरकारी कोई ठेका आता है, या ट्रांसफर पोस्टिंग आती है, तभी काम करते हैं। इसलिए संगठनों से कोई लाभ कभी जिंदगी में होगा नहीं, और संघ से कभी नुकसान होगा नहीं, क्योंकि संघ में शक्ति होती है युगों युगों से। संघे शक्ति युगे युगे, यानी संघ में जो शक्ति है वो युग से है। और कोई सेंटेंस आपने कभी नहीं सुना होगा संगठन शक्ति युगे युगे, आपने सुना ही नहीं होगा, क्योंकि संगठन का मतलब है संग संग रह के जिनमें